हेलो, मेरा नाम राहुल है। हम एडीपीओ की रिवीजन सीरीज पे सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, जहां हमने एक सब्जेक्ट जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। यहाँ हमने अभी जो इसके वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे हमने इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 में बात करी थी, जहाँ पे हमने डेफिनेशन क्लॉज और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं और जो अपीलेट अथॉरिटी है और अपील के बारे में प्रिस्क्राइब जो सेक्शन है वो हमने सेक्शन 6 पे बात करी। अब हम जो बात करने वाले हैं सेक्शन 7 की, ये बात करता है पेनाल्टी की। जहां हमने लास्ट सेक्शन में बात करी थी कि अगर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि जो प्रिस्क्राइब जो समय था उसमें जो सेवा प्रदान की जानी है, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने वो प्रदान नहीं करी है तो वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 7 है ये बताता है कि कितनी पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो सेक्शन 7 देखते हैं। इसका जो सबसेक्शन 1 है, वेयर द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इज द ओपिनियन दैट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सर्विस विदाउट अ सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज, he may impose a lump sum penalty which not less than 500 rupees or not more than 5000 rupees। ठीक है, तो अब क्या था, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर था जिसको वो जानकारी देनी थी, उसने वो प्रिस्क्राइब पीरियड में जानकारी नहीं दी, फेल हो गया, जानकारी जो सेवा प्रदान करनी थी वो नहीं करी है, ठीक है, और इनने कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं बताया कि इस वजह से हम सेवा प्रदान नहीं कर रहे, तो इस पे कितनी पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है? 500 रुपए तक की पेनाल्टी मिनिमम, और जो कितनी तक जा सकती है? 5000 रुपए तक की। ठीक है, तो और इसको लगाएगा कौन? जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि पेनाल्टी लगाने का अधिकार फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास है। ठीक है, तो पेनाल्टी कौन लगाएगा? सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। अब इसका जो बी क्लॉज बोलता है, वेयर द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इज द ओपिनियन दैट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैज कॉज्ड डिले इन प्रोवाइडिंग द सर्विस, ही मे इंपोज अ पेनाल्टी। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो इधर फील्ड की बात थी, अब ये क्या करते हैं? डिले करते हैं। ठीक है, तो जितना डिले करते हैं तो वो सेवा देने में, तो इसका जो बी है वो क्या बोलता है कि पर डे के हिसाब से जितना इन्होंने डिले किया है 250 रुपए पर डे तक का हो सकता है, और वो कितना जा सकता है? 5000 रुपए तक की पेनाल्टी। ठीक है, इसका बी क्लॉज बात करता है। अब इसका जो प्रोविजो बोलता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली पेनाल्टी इम्पोज कर दोगे, उस अधिकारी जो भी था उसको सुना जाएगा। फिर सबसेक्शन 3, द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर टू गिव सच अमाउंट एज द कंपनसेशन टू द अपीलेंट। ठीक है, तो अगर इसको ठीक लगता है, जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है जिसने पेनाल्टी इम्पोज करी है, उसमें से कुछ अमाउंट किसको? एप्लीकेंट को, जिसने वो आवेदन प्रस्तुत किया था सेवा के लिए, उसको भी एज अ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ अमाउंट दे सकते हैं। ठीक है, फिर सबसेक्शन 4 बात करता है, द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इफ द सेटिस्फाइड दैट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर और द फर्स्ट अपील ऑफिसर हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी असाइन्ड टू हिम अंडर दिस एक्ट विदाउट अ सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज में रिकमेंडेशन फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। अब देखिए, इनको पेनाल्टी तो लग ही रही है। अगर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को ये लगता है कि ये जो मान लो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, ठीक है, और मान लीजिए जो फर्स्ट अपील वाले, इनमें क्या है ना, जो अपनी जो ड्यूटी होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं करी, तो इनके अगेंस्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसके लिए भी वरिष्ठ अधिकारी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर इसका सबसेक्शन 5 ये बात करता है, इफ द अपीलेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेनाल्टी इम्पोज, इफ द एंड जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ने जो पेनाल्टी लगाई उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या कर सकता है? जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई इससे ऊपर का कोई अधिकारी बताया है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के, तो उसको क्या है? एप्लीकेशन लगा सकता है कि हम ये सेटिस्फाई नहीं, इन्हें पेनाल्टी नहीं लगाई, लगाई तो कम लगाई। ठीक है, फिर बी है, द नॉमिनेटेड ऑफिसर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू। ठीक है, अब जो उसके लिए क्या था, एक नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा जो सेकंड अपील अधिकारी से ऊपर वाला, जिसको राज्य सरकार ने नियुक्त किया होगा। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के समक्ष जब जो कार्रवाई होगी तो उसमें क्या है ना, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर था और जो फर्स्ट अपील ऑफिसर था और जो सेकंड अपीलेट था, तो उनको भाई जो भी
है उनका भी तो पक्ष लिया जाएगा, उनको सुना जाएगा। उसके बाद ये नॉमिनेटेड जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट है वो क्या करेंगे, उस पर निर्णय देंगे। ठीक है, अगर उनको ठीक लगता है कि हाँ भाई इनने फॉल्ट किया है, तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है, ठीक है, जो नॉमिनेट पर्सन है, जो अधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट बताया, तो वो कितने 5,000 तक की पेनल्टी ये भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और ये साथ साथ डिसिप्लिनरी एक्शन जो अभी अनुशासनात्मक कार्य जो उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनके लिए भी लिख सकते हैं। अब इसका सी क्लॉज देखते हैं फर्दर। इफ द नॉमिनेटेड पर्सन इज सेटिस्फाइड दैट द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इज इम्पोज द इनएडिक्वेट पेनल्टी और डिले द प्रोसीडिंग और एक्टेड इन अ मैनर नॉट कंडक्टिव इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ही में इम्पोज। अब देखिए, इनने नॉमिनेटेड पर्सन ने इनको भी सजा सुना सकते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को फर्स्ट अपील को, साथ साथ ये सेकंड अपीलेट, ठीक है, इसको भी दे सकते हैं ये सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। तो अगर इन्हें भी काम जो दिया जाना चाहिए, जैसे अपील सुननी चाहिए, उसका मैनर नहीं अपनाया या जो इन्हें पेनल्टी इंपोज करी वो इनएडिक्वेट है, तो ये क्या कर सकते हैं, उस पर भी शास्ति जो भी होती है 5,000 रुपए तक की आरोपित कर सकते हैं। ठीक है, और डिसिप्लिनरी अगर उनको लगता है कि नहीं भाई पेनल्टी इतनी भी नहीं है, इनको सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन तो सिर्फ खाली उसके लिए भी ले सकते हैं, और नॉमिनेटेड पर्सन जो भी है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अब देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, क्या है, रिवीजन का। तो सेक्शन जो 8 है वो बात करता है क्या के लिए, रिवीजन के। अब देखिए, रिवीजन को हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 8 बात करता है, द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ फर्स्ट अपील ऑफिसर एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। अब इसमें जो अग्रीड पर्सन है, व्यक्ति कौन है, जिनके अगेंस्ट में क्या है, पेनल्टी इंपोज की गई थी, मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर है, या जो मान लीजिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर, इनके अगेंस्ट में पेनल्टी इंपोज की गई थी, किसके द्वारा, सेकंड अपील अथॉरिटी द्वारा, और वो उससे क्या है, अनसेटिस्फाइड है, तो वो क्या, विद इन द 60 डेज। तो इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि 60 दिन के भीतर ये क्या कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिवीजन किसके यहाँ फाइल करेंगे, इस नॉमिनेटेड पर्सन के यहाँ। ठीक है, इस नॉमिनेटेड पर्सन के यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया होगा उसके समक्ष क्या करेंगे, ये रिवीजन प्रस्तुत पुनरीक्षण की जो एप्लीकेशन है वो फाइल करेंगे। ठीक है, provided that the officer nominated by the state government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days if it is satisfied that the application could not be submitted in the time। ठीक है, तो उसमें ये बोला है कि 60 दिन के बाद भी इंटरटेन की जा सकती है अगर कोई सफिशिएंट कॉज बताते हैं। अब देखिए, एक और है इसी जैसा, जो है रिव्यू की बात करता है। ठीक है, पुनर्वलोकन की। तो सेक्शन 8 है, जो 8 है, ए है, ये बात करता है क्या की, रिव्यू की, तो पुनरीक्षण की। तो अब ये क्या बात करता है, द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी एग्रीड बाय द एनी ऑर्डर पास अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 5 और सेक्शन 7। ठीक है, अब जो इसमें व्यक्ति कौन है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। तो ये थोड़ा इसमें टेक्निकलिटीज है, लेकिन आप इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि भाई अगर जो इसका रिवीजन बात करी तो वहां पे व्यक्ति कौन था, डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, और ऑर्डर किसने पेनल्टी लगाई थी, सेकंड ने, तो उसके जो ऑर्डर थे उससे वो ना खुश थे, तो उन्होंने नॉमिनेटेड पर्सन का रिवीजन फाइल कर दिया। अब यहाँ पे बात चल रही है कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी की। तो the second appellate authority agreed by any order passed under clause C of subsection 5 or the section 7 make an application for review to the nominated। अब जो nominated person ने कोई ऑर्डर पास किया तो उनसे कहेंगे आप उसका जो ऑर्डर पास किया उसका पुनरीक्षण कीजिए। तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसके लिए भी कितना टाइम लिमिट है, यही टाइम लिमिट है 60 डेज रिव्यू के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखना। The nominated person shall dispose the application according to prescribed procedure। तो जो prescribed procedure उसके अकॉर्डिंग वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 9 इसमें बात करता है कोई भी एक्शन अगर मान लीजिए इनमें जो सारे ऑफिसर ने कुछ फेज में कुछ काम किया तो इनके आगे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी। सेक्शन 10 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है
क्या रूल्स बनाने की। सेक्शन 11 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज अगर कुछ है तो उसको कौन रिमूव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको ये पूरा जो एक्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।